वेलकम बैक दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। जून 2026 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री कपिल सिब्बल, श्री तुषार मेहता, श्री हरीश साल्वे या फिर श्री मुकुल रोहतागी। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री तुषार मेहता। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट मतलब एसीसी ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल के रूप में रीअपॉइंट किया है और उनका नया टेन्योर 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई 2026 से। फ्रेंड्स, तुषार मेहता ने पहली बार अक्टूबर 2018 में यह पद संभाला था और इस नए एक्सटेंशन के बाद उनका कुल टेन्योर लगभग 11 साल का हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल भारत का दूसरा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, जो यूनियन गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स पर एडवाइस करता है और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करता है। फ्रेंड्स, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें कि उनकी मदद के लिए 5 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें से विक्रमजीत बैनर्जी, के एम नटराज, ऐश्वर्या भाटी शामिल हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा नया मंगलुरु तेल भंडार विकसित करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या ओएनजीसी। इसका सही जवाब है दोस्तों ओएनजीसी। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओएनजीसी को बेंगलुरु में 1.75 एमएमटी कैपेसिटी का नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी कुल कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट में से 5,000 करोड़ अंडरग्राउंड केबिन डेवलपमेंट के लिए और 10,000 करोड़ क्रूड ऑयल फिलिंग के लिए मतलब तेल भरने के लिए यूज होंगे। फ्रेंड्स, भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, ब्राजील, चीन या रूस। इसका सही जवाब है दोस्तों भारत। दोस्तों, भारत अपनी 2026 की चेयरमैनशिप के तहत 25 एवं 26 जून को गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, में ब्रिक्स एनर्जी मीटिंग्स की हो, होस्टिंग करेगा, मतलब होस्ट करेगा मीटिंग को। और इस बार के बारे में बात करें तो इस बार के एनर्जी ट्रेड की मुख्य थीम है एनर्जी फॉर ऑल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी नेवल टरबाइन जनरेटर की सप्लाई करेगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, HAL, BEL, भारत फॉर्ज या BDL। इसका सही जवाब है दोस्तों भारत फॉर्ज। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत फौज के साथ 425 करोड़ का एक लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी भारतीय नेवी को 1.25 मेगावाट के 12 सेट मराइन गैस टरबाइन जनरेटर सप्लाई करेगी। यह किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा पहली बार किया गया स्वदेशी मराइन गैस टरबाइन जनरेटर का प्रोडक्शन है, जिसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के 2020 के ब्लू बाई इंडियन कैटेगरी, मतलब जिसमें कि 60% स्वदेशी कंटेंट होगा, के तहत प्रोसेस किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन एडवांस्ड जनरेटर को भारतीय नेवी की कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर मौजूद पुरानी और कम कैपेसिटी वाली यूनिट से रिप्लेस किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा संगठन भारत से प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के निर्यात में मदद करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, APEDA, नाबार्ड, FCI या नाफेड। इसका सही जवाब है दोस्तों APEDA। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में उड़ीसा ने बोलांगीर से ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया को 22.6 मीट्रिक टन का अपना पहला कमर्शियल ड्राइड होल एग पाउडर शिपमेंट एक्सपोर्ट किया है, जो स्टेट की एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। फ्रेंड्स, ड्राइड एग पाउडर जो होता है उसका मुख्य रूप से यूज बेकिंग में, जो बेकरी होती है ना, उसमें यूज किया जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और इसकी सेल्फ लाइफ लाइफ जो होती है वो फ्रेश एग के मुकाबले ज्यादा होती है। इस एक्सपोर्ट इनिशिएटिव को एपीईडीए अर्थात एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सपोर्ट किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। आपके लिए मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने जून 2026 में पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय की है? हाल ही में। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएई, कतर, ओमान या कुवैत। इसका सही जवाब है दोस्तों यूएई। दोस्तों हाल ही में यूएई कैबिनेट ने एक नया रेजोल्यूशन अप्रूव किया है, जिससे यूएई देश में नेशनल वाइड मिनिमम सोशल मीडिया एज लिमिट लगाने वाला पहला अरब कंट्री बन गया है। इस नए कानून के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे अपना पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते और ना ही पोस्ट, कमेंट या पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यार्सा गुम्बा किस कीट के लार्वा से उगता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिल्कवर्म, सिल्कवर्म, बीटल, हाउसफ्लाई या घोस्ट मॉथ। इसका सही जवाब है दोस्तों घोस्ट मॉथ। दोस्तों यार्सा गुम्बा, जिसका साइंटिफिक नाम है ओफियोकॉर्डाइस साइनेसिस, एक बेहद कीमती फंगस इंसेक्ट कॉम्प्लेक्स है जो हिमालय के 3000 मीटर से ऊंचे एल्पाइन ग्रासलैंड में और मीडोज में पाया जाता है। यह फंगस पैरासिटिकली अंडरग्राउंड घोस्ट मॉथ कैटरपिलर के लार्वे को इन्फेक्ट करता है और उनके टिश्यूज को कंज्यूम करके सीजनल रूप से मिट्टी के ऊपर ग्रो होता है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख या पुडुचेरी। इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख। दोस्तों लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में पूरे यूनियन टेरिटरी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण बैन लगाया है, जिसके तहत वायलेशन करने पर 10,000 का एनवायरमेंटल पेनल्टी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी करने पर अलग से 5,000 रुपए का पेनल्टी भी लगाया जा सकता है और यह बैन सभी इंडिविजुअल्स, होटल्स, ईटरीज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्यूएस रैंकिंग 2027 में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों एमआईटी। दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में एमआईटी अर्थात मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 15 साल ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि इंपीरियल कॉलेज लंदन का और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जॉइंटली दूसरा स्थान हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी योजना एमएसपी से कम बाजार भाव होने पर दालों और तिल दालों की खरीद की सुविधा देती है? पीएसएस, पीएम किसान, पीएमएफबीवाई या पीएमजीएसवाई। इसका सही जवाब है दोस्तों पीएसएस। दोस्तों 2026 की गर्मियों के मार्केटिंग सीजन के लिए गवर्नमेंट ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत नोटिफाइड क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयलसीज और कोपरा को एमएसपी के नीचे प्रोक्योर करने का अप्रूवल दे दिया है। पीएसएस मुख्य रूप से फार्मर्स के लिए, मतलब किसानों के लिए प्राइस कैच के दौरान डिस्ट्रेस ट्रेड, मतलब मजबूरी में सस्ते में बेचने वाला जो सिस्टम होता है उससे बचाता है और यह गवर्नमेंट का बड़ा पीएम आशा एग्रीकल्चर सपोर्ट फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी योजना अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है? पीएमएफबीवाई, केसीसी, पीएमकेएसवाई या ई-नैम? इसका सही जवाब है दोस्तों केसीसी। दोस्तों आरबीआई ने केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड का नया रिवाइज्ड फ्रेमवर्क इशू किया है, जो 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होगा। नए नॉर्म्स के मुताबिक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन जो कि 12 महीने और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन 18 महीने पर स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। मतलब इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसकी जो भी डिटेल्स है मैं आगे के अपने सेशंस में डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चलने के अधिकार को मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से जोड़ा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 368? इसका सही जवाब है दोस्तों आर्टिकल 19। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सेफ वॉकिंग अर्थात सुरक्षित चलने को एक फंडामेंटल राइट बताया है और ये कहा है कि इस राइट को आर्टिकल 19(1)(d) मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल 21 मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डायरेक्टली लिंक किया है। फ्रेंड्स जजमेंट में साफ किया गया है कि चलना एक फंडामेंटल राइट है जो गाड़ियों के सबॉर्डिनेट नहीं होता है। मतलब किसी भी शहर में, गांव में या म्युनिसिपल क्षेत्र में चलने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए या फुटपाथ होना चाहिए जहाँ पे गाड़ियों का आवाजाही नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा संगठन हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाता है? फीफा, आईओए, आईओसी या फीना? इसका सही जवाब है दोस्तों आईओसी। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हर साल आज ही के दिन 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य के 3 पिलर्स हैं। मूव, लर्न और डिस्कवर के जरिए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन कांग्रेस में बैरोन पियर डी कोबर्टीन द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की स्थापना की गई थी और पहला ओलंपिक 1948 में 9 देशों में मनाया गया था। आईओसी के हेडक्वार्टर्स फ्रेंड्स कहाँ हैं? लुसाइल स्विट्जरलैंड में स्थित हैं और इसे ओलंपिक कैपिटल भी कहा जाता है। पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में एथेंस में हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया है? यूनेस्को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएनडीपी या यूएनजीए? इसका सही जवाब है दोस्तों यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दोस्तों आज ही के दिन 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2002 में ऑफिशियली डेजिग्नेट किया था। कब किया था? दिसंबर 2002 में। साल 2026 के लिए इसका थीम है इनोवेशन, पार्टिसिपेशन और इंक्लूशन। फ्रेंड्स भारत का सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये बात आप याद रखिए, वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित डॉल्फिन पार्कों में किस जलीय जीव के संरक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड डुगोंग, ब्लू व्हेल, गैंजेस डॉल्फिन या सी टर्टल? इसका सही जवाब है दोस्तों गैंजेस डॉल्फिन। दोस्तों अब इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में 2 नए डॉल्फिन पार्क बनाने का प्रपोजल दिया है। इनमें से एक पार्क हुगली रिवर कॉरिडोर के पास बनाया जाएगा और दूसरी साइट ईस्ट मिदनापुर के कंथी में लोकेटेड होगा, जहां गैंजेस रिवर डॉल्फिन मुख्य रूप से अट्रैक्शन होंगी। फ्रेंड्स गैंजेस रिवर डॉल्फिन जो है वो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और यह आईयूसीएन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर अब चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है
मछली पालन के किस क्षेत्र में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है? मराइन फिशरीज, इनलैंड फिशरीज, डीप फिशिंग या ओशन फार्मिंग? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।